everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel e-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी वर्किंग कैपिटल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट. इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ. जिन्होंने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा. उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूंगी. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट. पहला आपका इसमें आ जाता है ट्रेड क्रेडिट. अब ट्रेड क्रेडिट आपने पहले भी नाम सुना हुआ होगा. ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? सिंपली जहाँ पर जो गुड्स का एक्सचेंज है या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज है वो हो जाता है, लेकिन जो पेमेंट होती है वो आपको कभी नियर फ्यूचर में होती है. ठीक है, आपको जो भी गुड्स खरीदने थे, आपको जो भी सर्विस अवेल करनी थी आपने वो कर ली, लेकिन उसका जो पेमेंट होता है वो आप फ्यूचर डेट में करते हैं. तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बेसिकली क्या कहा जाता है? ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है. ठीक है, सो ट्रेड क्रेडिट इज एन अग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एजेंट्स engaged in business with each other that allows the exchange of goods and services without any immediate exchange of money. ठीक है, तो जब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई भी गुड्स को परचेज किया, कोई भी सर्विसेज ली, उस वेरी मोमेंट में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर डेट में आपको पेमेंट करना होता है. ठीक है, so when the seller of the goods or services allows the buyer to pay for the goods or services at a later date, the seller is said to extend credit to the buyer. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. So the supplier evaluates the credit worthiness of the buyer before supplying the goods and provide appropriate credit terms depending on the credit worthiness of the buyer. अब देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इनफॉर्मल फॉर्म्स. ठीक है, तो इनफॉर्मल फॉर्म्स बेसिकली वो होती हैं जहाँ पर आप एज अ सिक्योरिटी कुछ भी डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं ना. ट्रेड क्रेडिट में हम क्या देख रहे हैं? आपने कोई गुड्स लिया, आपने कोई सर्विसेज ले ली और उसके बदले आप फ्यूचर में कभी पेमेंट करेंगे. क्या हमने उसके बदले आपसे कोई कोलैटरल लिखवाया, कोई चीज़ मॉर्गेज करवाई? नहीं. तो इसके लिए इसी को इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ क्रेडिट कहा जाता है. ठीक है, अब अगर हम बायर को यहाँ पर क्रेडिट दे रहे हैं तो उसकी कुछ क्रेडिट वर्दीनेस होनी चाहिए. हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम इसको क्रेडिट पे कोई सामान दे रहे हैं तो क्या ये पर्सन हमें फ्यूचर में पे करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, सो टिपिकली द डॉक्यूमेंटेशन इज ओनली द इनवॉइस दैट मेंशंस द आइटम डिस्क्रिप्शन, its quantity, value and terms of payment. Obtaining trade credit is normally easy, informal and not too difficult and hence an attractive form of finance. ठीक है, अब जब कोलैटरल की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर तो ये ईजिली अवेलेबल भी होता है और हर एक पर्सन के लिए एक्सेसिबल भी है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है. वहीं अगर आपको कोई भी क्रेडिट लेना है, कोलैटरल पे बेस्ड है, मॉर्गेज पे बेस्ड है, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी चीज़ को क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं उस वैल्यू के इक्वल या उसकी ज़्यादा वैल्यू का आपको कुछ कोलैटरल या मॉर्गेज रखना पड़ता है. ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट इज यूजुअली ऑफर्ड फॉर 7, 30, 60, 90 और 120 days, but a few businesses such as goldsmith and jewelers may extend credit for a longer पीरियड. ठीक है, तो जनरली इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 7 days भी हो सकता है और आपका 120 days तक भी जा सकता है. बाकी जो डिफरेंट बिजनेस होते हैं जैसे आपके जो गोल्ड स्मिथ हैं या फिर जो ज्वेलर्स हैं, ये क्रेडिट पीरियड को हो सकता है एक्सटेंड करते, उन पे ही डिपेंड करता है ये. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ट्रेड क्रेडिट क्या होता है. अब नेक्स्ट है इसमें हमारा स्ट्रेचिंग अकाउंट्स पेबल. अब वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. स्ट्रेचिंग है ना, मतलब किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं. अकाउंट्स पेबल क्या होता है? ये भी एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो कि इजीली मिल जाती है विदाउट एनी कोलैटरल और मॉर्गेज. तो स्ट्रेचिंग अकाउंट्स पेबल का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, जो हमारा क्रेडिट टर्म्स था उसको हमने स्ट्रेच कर दिया. ठीक है, ये कहलाता है आपका स्ट्रेचिंग अकाउंट्स पेबल. सो स्ट्रेचिंग अकाउंट्स पेबल beyond the standard agreed credit terms is an option that may be sometimes available. Interest and penalties for no payment on time would also be charged. आपने भले ही अपना जो क्रेडिट टर्म है उसको एक्सटेंड कर लिया, बट उस ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, अगर आपने वो पेमेंट टाइम से नहीं किया तो उसके बदले आपको यहाँ पे पेनाल्टीज भी आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है. ठीक है, और इंटरेस्ट भी लगेगा जो आपने पेमेंट नहीं की है. राइट, सो इफ अ कंपनी gets a reputation of consistently paying late,
supplier will either refuse to offer any cash discount to the company, may load up the price of the goods and services before quoting to the company, or refuse to deal with the company. अब देखो, अगर आप रेगुलरली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्रेडिट पर परचेज करते जा रहे हो और पेमेंट भी टाइम से नहीं कर रहे हो, तो कंपनी की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब जो सप्लायर है वो क्या करेगा, हो सकता है आपको कैश डिस्काउंट देना ही बंद कर दे, क्योंकि आप हमेशा ही क्रेडिट पर गुड्स को परचेज करते आ रहे हो, या फिर आप उनका जो पेमेंट है वो टाइम से नहीं कर रहे हो, जो भी आपने क्रेडिट टर्म बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर कैश डिस्काउंट की बात नहीं आती है तो यहाँ पे आपके जो गुड्स या सर्विसेज जो भी आप अपने सप्लायर से ले रहे हैं उनकी जो प्राइजेस हैं उनको इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो आपसे पैसा निकलवाने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर वो आपसे डील ही करना बंद कर देगा, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इनफॉर्मल वे ऑफ फंडिंग द ऑपरेशंस हैज टू बी वेरी जुडिशियस। तो यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं अगर रेगुलरली क्रेडिट पर ही प्रोडक्ट्स को परचेज करती जा रही हैं, गुड्स को परचेज करती जा रही हैं, तो इस टाइप के जो फंडिंग टेक्निक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी खराब हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अक्रूड एक्सपेंसेस एंड डिफर्ड इनकम। सो अक्रूड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस सच एज वेजेस पेबल, टैक्सेस पेबल, इंटरेस्ट पेबल एक्सेट्रा दैट आर अक्रूड बट नॉट येट ड्यू, ठीक है। तो ये आपने अपनी बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड तो कर लिए होते हैं बट अभी ये ड्यू नहीं हुए होते, ठीक है। सो फ्रॉम द टाइम व्हेन दीज चार्जेस अक्रू अप टू द पॉइंट दैट दे बिकम ड्यू, दे आर अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ फंड ऑन द बैलेंस शीट, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया होता है बट ये ड्यू नहीं हुए होते। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपने गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको कंज्यूम तो कर लिया बट अभी तक जो उनका इनवॉइस है वो आपको रिसीव नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपने गुड्स भी कंज्यूम कर लिया, आपने सर्विसेज भी अवेल कर ली, तो एक तरीके से ये सोर्स ऑफ फंड हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब तक ये आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ड्यू नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा डेफर्ड इनकम। सो डेफर्ड इनकम कंसिस्ट ऑफ पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज येट टू बी डिलीवर्ड। सो डेफर्ड इनकम्स कौन सी होती हैं, ऐसे पेमेंट्स, ऐसी आपकी रिसिट्स जहाँ पे आपने कंज्यूमर से ऑलरेडी पेमेंट ले लिया है बट उस पेमेंट के बदले जो आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी दे आर येट टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। तो तब तक ये भी आपके लिए क्या हो जाते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स हो जाते हैं। सो एडवांस पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स आर नॉट अर्न बाय द फर्म अंटिल डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैज बीन डन, ठीक है। तो जब तक आपने जो प्रॉमिस किया है कि जो पर्टिकुलर गुड या सर्विस के बदले आपने जो पैसे लिए जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक इसको हम एडवांस पेमेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। जब आपने जो गुड्स हैं उनको ऑलरेडी डिलीवर कर दिया या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तभी इनको क्या माना जाता है, अर्नड माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हमारे फॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट। सबसे पहला है आपका इसमें कमर्शियल पेपर जिनको हम सीपी भी कहते हैं। तो कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, आपके शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं जो जनरली लार्ज कॉरपोरेशंस ही इशू करते हैं, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जितने भी लार्ज कॉरपोरेशंस है जिनकी रेपुटेशन होती है मार्केट में अच्छी, वही कमर्शियल पेपर्स को इशू करते हैं, ठीक है। सो सीपी इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द लार्ज कॉरपोरेशंस। द मैच्योरिटी कुड रेंज फ्रॉम डेज टू मंथ। तो आप कुछ दिन के लिए भी ले सकते हैं या फिर कुछ मंथ्स के लिए भी आप सीपीज ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द गुड फंडिंग ऑप्शन फॉर लार्ज फाइनेंशियली साउंड कॉर्पोरेशंस विद गुड स्टैंडिंग इन द मार्केट प्लेस। अब जो आपके कमर्शियल पेपर्स होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, वो कभी भी इशू नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, सबसे पहला तो ये कि आपके पास अच्छे फंड्स होने चाहिए, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेशन मैंने आपको बताया वो ज़्यादा का होता है, ठीक है। तो जितने भी स्मॉल बिजनेस होते हैं, स्मॉल कॉर्पोरेशंस होते हैं, उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक ट्रस्ट होता है बड़ी कंपनियों के साथ। जैसे अगर जियो यहाँ पर सीपी इशू करेगा तो लोग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे फिर इनसे कोई एविडेंस या कुछ नहीं मांगा जाएगा। लेकिन कोई ऐसी स्मॉल कंपनी अगर सीपी इशू करती है तो हो सकता है कि कोई भी पर्सन परचेज करने के लिए तैयार ना हो। तो इसीलिए जनरली इसको लार्ज कॉरपोरेशन या फाइनेंशियली साउंड कॉरपोरेशन ही निकालते हैं,
ठीक है. So commercial paper is typically bought by large corporations and banks with surplus fund to invest. However, this is not a very reliable form of funding and may not be available to corporations at all points in time, since this is also very much dependent on external market condition. बिल्कुल देखिए, जितने ईजिली आप इनको ले सकते हैं, जो लार्ज कॉरपोरेशन से ईजिली इसको इशू कर सकते हैं, मार्केट में निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी, ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं. ठीक है. तो जो मार्केट कंडीशंस हैं, जैसे मार्केट में लिक्विडिटी कैसी है, ठीक है, कैश की अवेलेबिलिटी कैसी है, कॉरपोरेशन साथ कितना इन्वेस्ट कर पाएगी, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंड करते हैं. ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके सीपीज में अफेक्ट डाल देते हैं. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स नहीं है, बट फिर भी लार्ज कॉरपोरेशन इनको यूज़ करते हैं. ठीक है. सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर द प्री पेमेंट एंड हेंस द कंपनी इज फोर्स्ड टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट till maturity and incur interest cost even if it does not need the funds anymore. अब जिस भी कंपनी ने लेट्स से कि सीपी इशू किया है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको फंड्स की ज़रूरत होती है. ठीक है. अब अगर कंपनी के पास फंड्स ऑलरेडी आ गए हैं और कंपनी सोचे कि हम प्री पेमेंट करके यहाँ पर सब सेटल आउट कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. ऐसा कोई भी प्रोविजन सीपीज के अंदर नहीं होता है. तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है. ठीक है. आई होप सीपीज क्लियर हो गए. नेक्स्ट है हमारा बैंक क्रेडिट अरेंजमेंट. सो द टर्म बैंक क्रेडिट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू अ बिजनेस और इंडिविजुअल फ्रॉम अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. ठीक है. तो बैंक क्रेडिट क्या होता है? जब आप बैंक या कोई भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेना चाह रहे हैं, क्रेडिट पर आप यहाँ पे फंड्स अरेंज कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? बैंक क्रेडिट अरेंजमेंट कहलाता है. ठीक है. सो बैंक क्रेडिट देयरफॉर इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन और बिजनेस कैन बोरो फ्रॉम द बैंक और अदर फाइनेंशियल institutions. So a borrower's bank credit depends on their ability to repay any loan and the total amount of credit available to lend by the banking institution. तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप जनरली भी लोन लेने जाते हैं तो बैंक पहले देखता है कि आप उसको रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन सैंक्शन किया जाता है, जो भी अमाउंट आप चाहते हैं. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ बैंक क्रेडिट इंक्लूड कार लोन्स, personal loans and mortgages. Each of these options will have a combination of interest rate maturity, flexibility and collateral security. अब जब भी आप बैंक से कोई लोन लेने जाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको कोलैटरल रखने को बोलता है और उसके बाद ही आपको लोन असाइन करता है. ठीक है. फिर जितने भी टर्म्स ऑफ पीरियड के लिए आप लोन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट तैयार होता है. ठीक है. तो डिफरेंट फैक्टर्स भी वर्क करते हैं जब आप लोन लेने जाते हैं या क्रेडिट पर फंड्स अरेंज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो टिपिकली कंपनीज वुड यूज अ कॉम्बिनेशन टू फैसिलिटेट ड्राइव एन ऑप्टिमल सोल्यूशन दैट ट्रेड्स ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी. अब अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज तो काफ़ी ज़्यादा लोन लेती हैं, काफ़ी हैवी अमाउंट का लोन लेती हैं. तो उनका क्या क्राइटेरिया होता है या वो क्या चाहती हैं कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें थोड़ा आपकी गिरावट हो, इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी सी कम हो, ईजिली अवेलेबल हो लोन्स, और जो रीपेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी मिल जाए कि अगर उनके पास फंड्स हैं, अगर अरेंज हैं तो उस हिसाब से वो पेमेंट कर दे, अगर कभी नहीं है तो वो उस हिसाब से मैनेज कर पाएँ. ठीक है. तो कॉरपोरेशन जल्दी ऐसे आप कह सकते हैं कि बैंक से लोन्स लेते हैं, बट वो ट्राई करते हैं कि मार्केट से ही फंड्स उठाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. क्योंकि वहाँ से अरेंज करना उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट. देखो वर्ड पे अगर हम ध्यान दें, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या मतलब हुआ कि क्रेडिट फैसिलिटी तो आपको मिल रही है लेकिन एक लाइन पहुंचने तक, मतलब अगर आपकी जो लिमिट है आप वहां तक पहुंच के अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो इट इज़ गुड, और उस लिमिट के बाहर आपको यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी. ठीक है. अगर इस पीरियड के अंदर आपने जितने भी फंड्स लिए, जितना भी क्रेडिट लिया, अगर आपने उसको रीपे कर दिया तब आप दोबारा से फंड्स को बोरो कर सकते हैं. ठीक है. So a LOC is an arrangement between a financial institution, usually a bank, and a client that establishes the maximum loan amount the customer can borrow. So the borrower can access funds from the line of credit at any time as long as they do not exceed the maximum amount or the credit limit set in the agreement. ठीक है. तो जो भी एक अग्रीमेंट हुआ है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्लाइंट के बीच में,
और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने जो क्रेडिट लाइन डिसाइड की हुई है, जो आपका मैक्सिमम अमाउंट है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अ लाइन ऑफ क्रेडिट हैज बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी विच इज इट्स मेन एडवांटेज, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, क्योंकि अगर आपने जितना भी क्रेडिट लिया हुआ है, अगर आपने उसको रीपे कर दिया तो आपको दोबारा से उतनी लिमिट मिल जाती है, आप फिर से यहाँ पे क्रेडिट पर फंड्स ले सकते हैं, ठीक है। सो द बोरोवर कैन रिक्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट बट दे डू नॉट हैव टू यूज इट ऑल, ठीक। लेट्स से कि आपने क्रेडिट में लिए हुए हैं 20 लाख, ठीक है। आपका जो थ्रेशोल्ड है या मैक्सिमम अमाउंट है वो है 20 लाख, बट आप अभी 20 लाख का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ 10 लाख का ही यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो जो इंटरेस्ट बनेगा आपका वो सिर्फ 10 लाख पर ही बनेगा, मतलब कि जितना भी अमाउंट आपने वहां से लिया क्रेडिट पे या बोरो किया है, सिर्फ उतने पर ही आपको इंटरेस्ट देना होगा। जो आपका लेफ्ट ओवर अमाउंट है उस पर आपको कुछ भी नहीं पे करना होगा, ठीक है। रादर दे कैन टेलर देयर स्पेंडिंग फ्रॉम LOC to their needs and owe interest only on the amount they draw, not on the entire credit line, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट हमने ड्रॉ किया है सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक। In addition, borrowers can adjust their repayment amounts as needed based on their budget or the cash flow. They can repay, for example, the entire outstanding balance at once or can make payment monthly, ठीक है। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रीपे करना चाहते हैं, एक बार में ही पूरा अमाउंट रीपे कर देंगे या मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अकॉर्डिंग रीपे करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा अनसिक्योर्ड वर्सेस सिक्योर्ड बोरोइंग्स। तो ये नाम से समझ में आ रहा है अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स क्या होती हैं। बेसिकली जहां पर आपने कोई भी कोलैटरल या मॉर्गेज नहीं रखवाया है, जो भी आपका बोरोवर है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्ट्रेंथ देखकर, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखकर, उसके ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है तो आपने उसके बेसिस पे क्या कर दिया, उसको लोन दे दिया, या फिर अगर उसने फंड्स क्रेडिट मांगे तो आपने फंड्स उसको इजीली क्रेडिट पर प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब अगर फ्यूचर में वो डिफॉल्ट कर जाता है तो यहाँ पर लेंडर उससे इजीली क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बदले में कोई भी कोलैटरल या मॉर्गेज नहीं रखवाया है, ठीक है। सो अनसिक्योर्ड लोन्स आर टिपिकली ग्रांटेड टू द फर्म्स विद गुड फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो जो भी आपकी ऐसी फर्म्स होती हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी है या फिर आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, तो जनरली आप उन्हीं को ही अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड लोन्स आर दोज लोन्स वेयर एज पार्ट ऑफ द लोन अग्रीमेंट द लेंडर हैज क्लेम ऑन स्पेसिफिक सेट ऑफ असेट्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है आपके अनसिक्योर्ड लोन से। यहाँ पर सिक्योर्ड लोन्स में क्या होगा, आपने ऑलरेडी एक लोन अग्रीमेंट बनवाया हुआ है, ठीक है। जो भी आपके कोलैटरल है, मॉर्गेज है, उसकी भी आपने वैल्यू असाइन की हुई है, लोन अग्रीमेंट में सभी चीज मेंशन होती है। तो अगर कभी फ्यूचर में जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो यहाँ पर इजीली हम लोन का जो अमाउंट है रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। सो सिक्योर्ड लोन्स कुड बी ईदर कोलैटरलाइज्ड लोन और असेट बेस्ड लोन। तो कोई कोलैटरल लगवा सकते हैं या फिर कोई असेट के बदले भी यहाँ पर लोन सैंक्शन किया जा सकता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें इन्वेंट्री लोन। सो इन्वेंट्री लोन क्या मतलब है? इन्वेंट्री से हम क्या समझते हैं? बेसिकली स्टॉक्स को समझते हैं, ठीक है। तो स्टॉक्स के बदले अगर आपको जो लोन मिल रहा है वो इन्वेंट्री लोन कहलाता है। अब जो आपकी फर्म्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री होती है, जैसे आपका रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। लेकिन जो आपको लोन मिलता है वो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स पे मिलता है, WIP पे नहीं मिलता है। WIP पे क्यों नहीं मिलता? उसका रीजन ये है क्योंकि आपको जो रॉ मटेरियल है, अगर इस पे लोन लिया गया है तो अगर आपने इसको रीपे नहीं किया तो आपके रॉ मटेरियल से हम इजीली जो लोन अमाउंट है निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो फिनिश गुड्स है उनसे निकाल सकते हैं। लेकिन WIP में जो आपको वर्क इन प्रोग्रेस है, ना ही वो इजीली सेल हो पाएगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट पूरा फॉर्म भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, और ना ही हम उसको इजीली लिक्विड कर पाएंगे। तो इसीलिए WIP के बदले आपको लोन नहीं मिलता है, लोन हमेशा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बदले ही मिलेगा, ठीक है। So the term of lending against inventory would depend on the physical characteristics, identifiability and the liquidity of the inventory. अब जो लोन या लेंडिंग टर्म्स हैं आपके, वो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपका रॉ मटेरियल है, जो फिनिश गुड है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा और वो कितनी जल्दी लिक्विड हो सकती है इन्वेंट्री, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पेरिशेबल आइटम्स की लाइक फूड, तो द इन्वेंट्री फंडिंग में बी रेस्ट्रिक्टेड टू एजिंग ऑफ इन्वेंट्री इन डेज। अब जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं रख सकते, ठीक है।
तो उनका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ इन डेज तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। वेयर एज इन इंजीनियरिंग गुड्स इट मे बी सेवरल मंथ्स। अब लेकिन जो आपकी इंजीनियरिंग गुड्स हैं, मशीन्स हैं, पार्ट्स हैं, इनको हम सेवरल मंथ्स तक के लिए रख सकते हैं। बट आपके जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनका जो लॉक इन पीरियड है या फिर जो एक टाइम है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो एक बार ज़रूर से वीडियो को देख लीजिएगा, जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, ओके। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।